इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पंचमहायज्ञों के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में अपना टॉपिक होगा प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। प्राचीन भारत की नाविक शक्ति, ये प्राचीन भारत की नाविक शक्ति कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, नाविक शब्द के बारे इसके बारे में थोड़ी प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नाविक या नाव शब्द, ये जो अपना नाव है या ये संस्कृत भाषा के नव शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का नव शब्द है, उसी को प्रारंभ में नाव के लिए प्रयुक्त किया जाता था और इसी नव शब्द से बाद में उर्दू भाषा के अंदर क्या नाम बन गया, नाव। ये नव शब्द ही आगे चलकर उर्दू भाषा में नाव शब्द के रूप में रूपांतरित हो गया था। और प्राचीन समय में जो नाव चलाने की विद्या थी कि समुद्रों में, नदियों में नाव कैसे चलाई जाएगी, उस विद्या को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, नवगति। क्या कहा जाता था, नवगति। और इस नवगति को ही आगे चलकर अंग्रेजी में बना दिया गया। अंग्रेजी के अंदर ये रूपांतरित हो गया नेविगेशन के रूप में। किसके रूप में, नेविगेशन के रूप में, ठीक है। ये इसकी प्रारंभिक जानकारी थी कि नाव शब्द का उल्लेख सबसे संस्कृत भाषा में हुआ। संस्कृत में इसके लिए नव शब्द के रूप में प्रयोग होता था और इस नव से ही आगे चलकर उर्दू में नाव बना। और ये जो जलयान चलाने की विद्या थी, इसको संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता था, नवगति के रूप में। और नवगति से ही आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में क्या बनता है, नेविगेशन शब्द बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की नाविक शक्ति के बारे में। यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन लोगों का मानना था कि भारतीयों को शायद नाविक शक्ति के बारे में पता नहीं था, ठीक है। उनका मानना था कि इस नाविक शक्ति के बारे में, इस नाविक शक्ति के महत्व का जो लोगों को महत्व समझाया, वो समझाने वाले कोलंबस और वास्को डी गामा या पुर्तगाली यात्री स्पेन, इंग्लैंड, यहाँ के नाविकों ने लोगों को या दुनिया को नाविक शक्ति के बारे में बताया। लेकिन हमारे ग्रंथों के आधार पर और हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब कोलंबस और वास्को डी गामा पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पैदा होने से लगभग 5 से 6 हजार साल पहले भारत के अंदर इतने बड़े जलयानों का या इन जहाजों का निर्माण किया जाता था कि वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्रों में वो विचरण करते थे, उनमें चलते थे। जिसका हमें एक साक्ष्य मिलता है चीनी यात्री फाहियान के द्वारा। किसके द्वारा, चीनी यात्री फाहियान के द्वारा। फाहियान ने अपने ग्रंथ फो को की, एक इनका ग्रंथ था फो को की, गुप्त साम्राज्य के समय ये आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। और उन्होंने हालांकि अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि जब मैं भारत की यात्रा करके वापस चाइना गया तो मैं पहले भारत के भारत के जो अपना पूर्वी तट है, दक्षिण की तरफ जो पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट से मैं सबसे पहले जहाज में बैठकर कहाँ गया, श्रीलंका। श्रीलंका से मैं पहुंचा जावा और जावा से मैं पहुंचा चीन, ठीक है। तो उनकी साक्ष्य के आधार पर हमें पता चलता है कि उस समय भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़े जलयान थे जो हमारे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है उनमें चलते थे, ठीक है। एक वर्णन हमें ये प्राप्त हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। व्यापारिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करने के लिए ये अपने से, जैसे भारत से ये चीन, भारत से ये ईरान, मिस्र, ठीक है, और सुदूर जो पूर्वी देश है उनके साथ ये व्यापार करते थे, ठीक है। तो व्यापार के लिए ये समुद्र मार्गों और नदी मार्गों का प्रयोग करते थे और उनमें ये बड़े बड़े जलयान चलाते थे, इनके बड़े बड़े बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों में से एक प्रमुख बंदरगाह हमारे यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो है अपना लोथल। कौन सा बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल लोथल काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। उस बंदरगाह के बारे में बताया जाता है कि ये इतना बड़ा था कि वर्तमान का विशाखापत्तनम बंदरगाह भी इसके सामने छोटा दिखाई देता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 750 फीट
चौड़ा और लगभग इसके बारे में बताया जा सकता है 750 फीट लंबा और 140 फीट कुछ इसकी चौड़ाई बताई जाती है। और इसको पानी भरने के लिए इसके अंदर एक 1400 फीट लंबी दीवार का प्रयोग किया गया था ताकि इसके अंदर पानी भरा जा सके। जो एक गोदीबाड़ा बनाया गया था यहाँ पर जहाजों को, बड़े जहाजों को रुकने के लिए यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, ऐसी कुछ एक हमारे यहाँ पे बंदरगाह मिला था। यहाँ से इस लोथल बंदरगाह से हम मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, वहाँ के लोगों के साथ हम व्यापार करते थे। ठीक है, ये भी एक हमें एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हमारे यहाँ पर प्राचीन समय की नाविक शक्ति काफी उन्नत थी। इसके अलावा और साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक ग्रंथ है जिसके बारे में उल्लेख करेंगे। धार के राजा भोज के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। राजा भोज था धार का, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है ये। ठीक है, युक्ति कल्पतरु ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर राजा भोज ने बड़े बड़े जलयानों का निर्माण कैसे होता है, उनको कैसे संचालित किया जाता है, उसके बारे में राजा भोज ने हमें समझाया था। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखित ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के माध्यम से भी पता चलता है कि प्राचीन समय में भारत में बड़े बड़े जलयानों का निर्माण होता था। ठीक है, इसके अलावा जो अरब निवासी थे, कौन से अरब निवासी, वो अरब निवासी ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भारतीय खुले समुद्र में बड़े बड़े जहाजों का प्रयोग करते थे तथा दिशा ज्ञान के लिए, इसके लिए दिशा ज्ञान के लिए वह लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे। ये अरब यात्रियों के द्वारा कथन कहा गया है कि भारतीय लोग हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर बड़े जलयानों का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए तथा दिशा के ज्ञान के लिए कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, किधर जाना है, उसके लिए वो लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज ने भी भारतीय नौकादल के बारे में उल्लेख बताया है कि यहाँ पर 9 सदस्य वाला एक नौकादल होता था जो व्यापार के अंदर, ठीक है, नौका संचालन का कार्य करता था। ये मेगास्थनीज ने भी उल्लेख किया है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों के अंदर नौकायान चलाने जो नवगति है उसके बारे में बताया गया है कि कौन किस कार्य के लिए यहाँ पर मौजूद रहता था। जैसे उन ग्रंथों में बताया गया है कि जब इन जहाजों का काफिला चलता था, ठीक है, एक जहाज व्यापार करने के लिए एक जहाज नहीं जाता था। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि समुद्री लुटेरों का खतरा होता तो एक साथ खूब सारे जहाज चलते थे। जब एक साथ ये जहाज चलते थे तो उन जहाजों का मुखिया किसको बनाया जाता था? जब जहाज पूरे समुद्र में चलते थे व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो उनका मुखिया होता था उनको कहा जाता था नौका अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? नौका अध्यक्ष। ठीक है, उन सभी जहाजों का जो अध्यक्ष होता था, उनका मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था? नौका अध्यक्ष। और इस नौका अध्यक्ष के अधीन जो अपने अपने जहाज लेकर, पर्सनल जहाज लेकर जो चलते थे, ठीक है, उस व्यक्ति को कहा जाता था कर्णधार या महासार। कर्णधार या महासार। ठीक है, और इन जहाजों को चलाने के लिए जो पतवार खींचने वाले व्यक्ति होते थे, ये इंजन से उनसे चलते नहीं थे, पतवारों के माध्यम से चलते थे, मानव श्रम लगता था इनमें। ठीक है, तो पतवार चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? नियामक। क्या कहा जाता था? कि पतवार चलाने वाले व्यक्ति को नियामक कहा जाता था। तथा इन संपूर्ण जहाजों का, जितने भी जहाज हैं उनकी देखरेख करने के लिए, बंदरगाह पर उनकी देखरेख कैसे करनी है, कहां पर कौन सा जहाज आएगा, ये उसके लिए एक अलग से संगठन बना हुआ था जिसको कहा था दत्त रश्मि ग्राहक। दत्त रश्मि ग्राहक नामक एक सदस्य, एक दल बना हुआ होता था, एक संगठन होता था, वो इन सभी जहाजों की इनकी देखरेख का कार्य करता था। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर, इस नवगति के उल्लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ की नाविक शक्ति काफी उन्नत थी। एक बार फिर से देख लेते हैं प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। हमारे
पुरातात्विक स्रोत जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले भारत में बड़े बड़े जलयानों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हमारे संस्कृत भाषा के नव शब्द का ही रूपांतरण आगे चलकर उर्दू भाषा का नाव शब्द होता है। ठीक है, और जो नाव चलाने की विद्या थी उसको संस्कृत भाषा में नवगति कहा जाता था और उस नवगति से ही आगे चलकर अंग्रेजी का नेविगेशन बना। ठीक है, यूरोपीय लोग जिनमें कोलंबस, वास्को डी गामा, इनको श्रेय दिया जाता था कि नाविक शक्ति के बारे में दुनिया को इन लोगों ने बताया, लेकिन जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तो उससे भी पहले भारत के जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है उसमें भारतीयों के द्वारा बड़े बड़े जलयानों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फायान ने अपने ग्रंथ फूकोकी में किया है। उसने बताया कि मैं समुद्री मार्ग के द्वारा दक्षिण भारत से मैं बैठा जहाज के अंदर और वहां से बैठकर मैं श्रीलंका में गया, श्रीलंका से मैं जावा गया और जावा से मैं वापस चीन पहुंचा। तो उसकी यात्रा वृत्तांत में वो भारतीय जहाजों का इनका वर्णन करता है। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल हमें प्राप्त हुआ है, वो है लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। इस लोथल से एक बहुत बड़े बंदरगाह के साथ से प्राप्त हुए। इस लोथल का बंदरगाह, उस समय का ये बंदरगाह आज के विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह से भी काफी मजबूत था, बड़ा था। ठीक है, तो इस बंदरगाह के साक्ष्य के तौर पर भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में नाविक शक्ति या नावों का, बड़े बड़े जलयानों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य विदेशी ग्रंथ हैं, उनमें भी भारतीय नाविक शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अरबी नाविकों के द्वारा भी हमें बताया गया है कि भारतीय खुले समुद्रों के अंदर बड़े जलयानों का प्रयोग करते थे तथा दिशा ज्ञान के लिए वो लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे कि हमें कौन सी, जैसे आज का कंपास हो गया, वो उस समय लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके अलावा हमें मैगस्थनीज का उल्लेख भी मिलता है। मैगस्थनीज ने भी भारत में नौकायान संचालन करने वाले एक संगठन के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा धार के राजा भोज का एक ग्रंथ युक्ति कल्प में हमें पता चलता है। इस ग्रंथ के अंदर राजा भोज ने बड़े बड़े जलयान कैसे बनाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हमें जानकारी दी है। इसके अलावा वो हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर नौका संचालन कैसे होगा, उसका संगठन कैसा होगा, उसके बारे में उल्लेख मिला है। जैसे जब जहाज व्यापार के लिए एक साथ चलते थे, 10 से 15 या 100 जहाज एक साथ चलते थे, तो उन जहाजों का जो मुखिया होता था, उनका एक पर्सनल आगे जो मार्गदर्शक होता था, उसको कहा जाता था नौका अध्यक्ष। और उसके अधीन जो अपने पर्सनल जहाज लेकर चलते थे, जो पर्सनल जहाज के मालिक होते थे, उनको कहा जाता था कर्णधार या महासारथ। और इन जहाजों को चलाने के लिए जो पतवार खींचने वाले व्यक्ति होते थे, उनको कहा जाता था नियामक। ठीक है, ये तो हो गई नौका चलाने वालों की बात। अब इन नौकाओं का संचालन कैसे होगा, इन नौकाओं की देखरेख कैसे होगी, ये सारा एक संगठन होता था जिसके जिम्मे होता था। उस संगठन का नाम होता था दत्त रश्मि ग्राहक। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चर्चा हो गई। इन चर्चा से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय की भारत के अंदर जो नाविक शक्ति थी वो काफी मजबूत थी। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक हो गए, सभा व समिति। सभा व समिति। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभा व समिति वैदिक कालीन समाज की दो एक प्रमुख संस्थाएं थी। सभा समिति वैदिक कालीन समाज की दो प्रमुख संस्थाएं थी। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। बड़ी सम्मानजनक संस्थाएं थी और दोनों का कार्य एक तरह से राजा पर नियंत्रण स्थापित करना था, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर राजा निरंकुश न हो। ठीक है, इसके लिए ये दो संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी, जिनमें पहली है सभा। ठीक है, सभा एक छोटी संस्था होती थी। कैसी संस्था होती थी? छोटी संस्था होती थी, और इस संस्था के अंदर उस गांव के या उस राज्य के वृद्ध और सम्मानजन लोग, वृद्धजन या जो ज्येष्ठ कुल के लोग हैं वो शामिल होते थे। वृद्धजन या ज्येष्ठ कुल के लोग शामिल होते थे। ठीक है, इस सभा का कार्य होता था
राजनीतिक परामर्श देना, ये सभा का कार्य होता था। सभा छोटी संस्था होती थी, जो समाज के श्रेष्ठ और जो वृद्ध लोग हैं वो उसमें शामिल होते थे, ठीक है। उन सब का कार्य होता था राजा को न्यायिक व राजनीतिक परामर्श देना। अगर कोई राजनीतिक मुद्दा है उस पर राजा परामर्श चाहता है या किसी न्याय के संबंध में परामर्श चाहता है तो उसके बारे में राजा को परामर्श देने का कार्य सभा नामक संस्था करती थी, ठीक है। दूसरी अपनी जो संस्था है वो है समिति, ठीक है। ये सभा की अपेक्षा बड़ी होती थी। बड़ी का मतलब इसमें सदस्य संख्या कम होती थी और इसमें सदस्य संख्या ज्यादा होती थी, ठीक है। इसमें लगभग समाज के सभी व्यक्ति या राज्य के सभी व्यक्ति इसका हिस्सा होते थे, ठीक है। इसका कार्य कानून बनाने या किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। अगर राज्य के लिए कोई कानून निर्माण करना है, ठीक है, या राजा का निर्वाचन करना है, राजा का अगर राजा अयोग्य हो गया, कुछ भी हो गया तो उसका निर्वाचन का कार्य भी कौन सी संस्था करती थी? समिति करती थी। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? ईशान। क्या कहलाता था? ईशान। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। और इस समिति की जो बैठक होती थी उसमें अमूमन राजा भी हिस्सा लेता था। राजा भी कौन सी बैठक में हिस्सा लेता था? समिति में। तो ये ऋग्वेद की दो प्रमुख संस्थाएं हैं, सभा और समिति। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने को एग्जाम में कि सभा और समिति क्या है। तो वैदिक कालीन दो संस्थाएं थी, वैदिक काल की दो प्रमुख संस्थाएं थी, सभा और समिति। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें तो दोनों के बारे में बता देना है। सभा ये एक छोटी संस्था थी जिसके अंदर समाज के वृद्ध और ज्येष्ठ कुल के लोग इसमें शामिल होते थे। इनका कार्य राजा को न्यायिक और राजनीतिक परामर्श देना था। जबकि समिति सदस्य संख्या में बड़ी होती थी। इसका कार्य कानून निर्माण करना या राज्य का निर्वाचन, कभी कभी राजा का निर्वाचन संबंधी कार्य भी ये करती थी। ये ऐसी प्रमुख संस्था थी जो राजा पर निरंकुश, कि राजा निरंकुश ना हो जाए उसके लिए उसको नियंत्रण स्थापित करने का प्रमुख कार्य किसके द्वारा किया जाता था? समिति के द्वारा। इस समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तथा इस समिति के अंदर राजा भी इस समिति की बैठकों के अंदर हमेशा हिस्सा लेता था, ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक हो गया सभा व समिति, ठीक है। आज की क्लास में इतना है।